हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले कि कैसे केमिस्ट्री में आप बचे हुए टाइम में अच्छी स्ट्रैटेजी यूज़ करके मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। पिछले वीडियोस में हमने देखा कैसे फिजिक्स में आप इसका अच्छा स्कोर कर सकते हो और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे केमिस्ट्री में भी आप कैसे स्ट्रैटेजी यूज़ करके अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो बचे हुए टाइम में। तो हेलो, मेरा नाम है अथर्व वरुण एडेकर। मैं हूँ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मीरज। तो चालू करते हैं आज की इस वीडियो से। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली केमिस्ट्री को आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से आपको क्या करना है और कैसे आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बेसिकली इन सारे फैक्टर्स पे ही डिपेंड होता है कि आपका स्कोर कितना आने वाला है। कोई भी सुपर नेचुरल थिंग यहाँ पे नहीं होती। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो से। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री बेसिकली हम 3 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री जैसा आपका फिजिक्स होता है वैसा ही फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको थ्योरी क्लियर करने के लिए NCERT ज़्यादा सफिशेंट नहीं है, क्योंकि NCERT में जो कंसेप्ट्स होते हैं वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर नहीं हो जाते, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया नहीं होता। इस कारण से आपको एक एक्स्ट्रा सोर्स की ज़रूरत होती है। पर एक्स्ट्रा सोर्स में भी ऐसा कोई बुक अच्छा नहीं है। अगर आपके पास कोई हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, या फिर जब हम प्रिपेयर कर रहे थे उस टाइम तो कोई एक अच्छा बुक नहीं अवेलेबल था मार्केट में। तो इस कारण आप लेक्चर्स पे रिलाई कर सकते हो। लेक्चर्स पे रिलाई करके आप लेक्चर्स के नोट्स यूज़ करके फिजिकल केमिस्ट्री के कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करवा सकते हो। लेक्चर्स की सजेशंस की अगर मैं बात करूँ तो लेक्चर्स के सजेशंस में आप उम्मीद के पुराने वाले लेक्चर्स देख सकते हो। उम्मीद के यूट्यूब में जो फ्री में अवेलेबल है। पेड की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे ही सारा नीट का कंटेंट अवेलेबल है। इस कारण से पेड जाने की कोई भी यहाँ पे नीड नहीं है। तो उम्मीद के जो लेक्चर्स है 2021 के नीट के वो आप प्रेफर कर सकते हो। तो वो प्रेफर करके आप लेक्चर के नोट्स आप बना सकते हो। वो बना के आपको सिर्फ उसको ही रिवाइज करना है और उसको रिवाइज करके आपके जो थियोरेटिकल पॉइंट्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। वो करने के बाद आप NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट एक्सरसाइजेज और इन टेक्स्ट डायग्राम्स देख के इसका भी एक नोट बना सकते हो। तो ये हुआ थियोरेटिकल बेस। अगर मैं बात करूँ MCQ सॉल्विंग की फिजिकल केमिस्ट्री में तो आप MTG की फिंगर टिप्स और PYQ के क्वेश्चन सॉल्व करके आपका MCQ का भी कोटा पूरा हो जाएगा। तो दैट वाज ऑल फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। ज़्यादा कुछ दिमाग में लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही करना होता है, बार बार इतना ही करते जाओ। हर एक चैप्टर का ऐसा करते जाओ। बहुत सारे चैप्टर डिलीटेड भी है केमिस्ट्री में, तो आपका उसका भी एक पॉइंट आ जाएगा। तो इतना ही करके आप फिजिकल केमिस्ट्री में आपके जो 15 क्वेश्चंस आते हैं हर साल, 13 से 15 हर साल क्वेश्चंस आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, तो उससे आप 50 मार्क्स तो आराम से ला सकते हो, 50 से 45 मार्क्स। अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रट्टा मारने की स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका ये पॉइंट अच्छा होगा। ये जो कहावत है ये ज़्यादातर ट्रू नहीं होती। आप कैसे भी हो, आप अगर आपके पास हार्ड वर्क करने की तैयारी है तो कोई भी कितना भी स्ट्रांग और कितना भी हार्ड एग्ज़ाम हो आप वो इजीली क्लियर कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो ऑर्गेनिक में आपको NCERT ही प्रेफर करनी है। NCERT को ही आपको बाइबल मानना है, उसको ही हर बार रीड करना है। ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा रीड करने की वहाँ पे भी नीड नहीं है। NCERT की जो रिएक्शंस है उसको आपको बार बार रीड करना है, उसको रिवाइज करना है, उसका नोट बनाना है। कुछ भी करो पर NCERT की सारी रिएक्शंस जो दी गई है उसको अच्छे से याद करो। रिएक्शन से ही मैं बताऊँ तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं 15 में से ऑर्गेनिक में। 5 से 6 क्वेश्चन, ये भी कम ही है। मिनिमम टू मिनिमम इतना क्वेश्चंस तो आएगा ही आएगा। मैक्सिमम कितना आएगा वो पता नहीं है, 10 तक भी आ सकता है। सो आपको रिएक्शंस पे कमांड डालना है, उसके साथ ही साथ आपको जो बॉक्सेस और जो टेबल्स में दिया गया हुआ पॉइंट्स है उसको भी आपको अच्छे से करके जाना है। जैसे कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस का जो हेलो अल्केन्स और हेलो आरिन्स में दिया गया है, और उसके साथ ही साथ जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो पॉइंट वहाँ पे दिया गया है वो आपको करके ही जाना है। और जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस का जो पॉइंट एंड में दिया गया है वो भी आपको अच्छे से करके जाना है। मतलब कुछ भी पॉइंट हो NCERT में, कितना भी सिली हो कितना भी स्ट्रांग हो, वो आपको अच्छे से करके जाना है। हर एक पॉइंट अच्छे से करके जाना है। नेम रिएक्शंस अच्छे से करके जाने। नेम रिएक्शंस की नोटबुक एक कॉपी बना सकते हो आप, वो हर बार डेली रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि नेम रिएक्शन से तो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और ऑर्गेनिक में आपको ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो 2 चैप्टर से रिलेटेड है। एल्कोहल और अल्डिहाइड वाले चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। आपको हाइड्रोजन के जो हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है उसके साथ
जो फ्लोरीन का जो चैप्टर है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इस कारण आपको एनसीईआरटी पर कमांड होनी चाहिए। सबसे पहले आपको जीओसी को स्ट्रांग करना है। जीओसी अगर आपका स्ट्रांग होगा तो बाकी के चैप्टर्स आपको मक्खन जैसे स्मूथली कवर करने को आ जाएंगे। तो जीओसी को स्ट्रांग करने के लिए आप लेक्चर्स को प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि जीओसी एनसीईआरटी से क्लियर नहीं होगा। तो आईयूपीएसी से भी क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आपको बात ध्यान में रखनी है। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर और जीओसी के लिए भी आप 2021 के जो उम्मीद बैच के लेक्चर्स है वो अच्छे से देख के कवर कर सकते हो। वहाँ पे अच्छे से क्लियर करवाया है हर एक कंसेप्ट। तो ये हुई बात केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक पार्ट के लिए। ऑर्गेनिक में लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रिएक्शंस की प्रैक्टिस, क्वेश्चंस के लिए एमटीजी फिंगर टिप्स, थेरी के लिए एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज कंटिन्यूसली सॉल्व करते जाना है और एक बार एक पॉइंट पे आप परफेक्ट हो जाओगे। टेस्ट देना भी इम्पोर्टेंट है, उसके पॉइंट पे मैं आगे आ जाऊँगा सारे कुछ डिस्कस करके। अगर मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आपका तो बहुत सारे सिलेबस डिलीट हो गया है। पी ब्लॉक में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो आपको पूछी नहीं जाएगी। बहुत सारे चैप्टर्स जैसे एस ब्लॉक, हाइड्रोजन जैसे डिलीट कर दिए गए हैं। इस कारण से आपको ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मेटलर्जी जैसे चैप्टर्स डिलीट हो रहे हैं, तो क्या ही बचा है अब। जो भी बचा है वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। हाँ, एक तो दिक्कत आपको आएगी डी और एफ ब्लॉक में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है वो, बहुत ज़्यादा खिचड़ी बनाई है वहाँ पे। एनसीईआरटी में आप देख सकते हो कुछ समझ में नहीं आएगा, आप कितनी भी बार पढ़ो आप। तो उसके लिए आप लेक्चर को प्रेफर कर सकते हो, उम्मीद बैच के 2021 के लेक्चर्स, या फिर आपके कोई पर्सनल मेंटर हो तो उसको उसको पूछ के आप डी ब्लॉक को क्लियर कर सकते हो। पर एनसीईआरटी से तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा पर्सनली। पर एनसीईआरटी आपको रीड करनी है, वहाँ के जो असर्शन रीजन क्वेश्चन है वहाँ से अच्छे से बनाए जाते हैं डीएनए ब्लॉक से। तो उसके एआर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना मत भूलिए। स्टेटमेंट्स अच्छे से पढ़िए, बोल्ड वाले स्टेटमेंट्स अच्छे से पढ़िए, टेबल्स को देखिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो भी एक कंसेप्चुअल चैप्टर है, वहाँ पे भी आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी आप आसानी से एस कर सकते हो। तो डीएनए ब्लॉक पे स्पेशल एम्फेसाइज में दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से ही बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के चूक जाते हैं और रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है वो, और बहुत ज़्यादा खिचड़ी बनाई है उस चैप्टर में। तो उसके लिए आपको वो अच्छे से पढ़ के हर एक लाइन को समझना है, हर एक लाइन को डीएनए ब्लॉक के, क्योंकि वही एक चैप्टर है जो आपका रैंक डिसाइड करेगा बेसिकली। मतलब बाकी के अगर आपके क्लियर है, बाकी के सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर है, और सिर्फ डीएनए ब्लॉक से आपका अगर सिलेक्शन रह रहा है तो बहुत बुरी बात है ना वो। तो वो भी आपको अच्छे से देख के जाना है, कोई भी किसी भी चैप्टर को कम नहीं समझना है। सिलेबस कम होने का यही बड़ा ड्रॉबैक होता है कि आपको हर एक चैप्टर को अच्छे से करके जाना होता है, क्योंकि हर एक चैप्टर से आपको मैक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पेपर में। जब हमारे वक्त 100 चैप्टर्स आ रहे थे क्वेश्चन पेपर में, तो आपको हर एक चैप्टर का एक क्वेश्चन तो दिखेगा ही दिखेगा, एक एक से और मैक्स टू मैक्स दो क्वेश्चंस। पर आज के टाइम पे जब इन्होंने सिलेबस बहुत ज़्यादा कम करवा दिया है, तो हर एक चैप्टर से आपको मिनिमम दो क्वेश्चन दिख रहे, मैक्स 4 से 5 क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इस कारण से अगर आप डी ब्लॉक से शुक्र करो अगर एक क्वेश्चन आ जाए, पर अगर बुरा वक्त में अगर 5 भी क्वेश्चन आ जाए उससे, तो वो सारे क्वेश्चंस अगर आप पढ़ के नहीं गए तो चूक सकते हैं ना। इस कारण से यू नीड टू स्टडी ईच एंड एवरी चैप्टर परफेक्टली। सो वो भी आप अच्छे से पढ़ के जाओ। सो दैट वाज ऑल फॉर इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर आपको करनी है तो पीवाईक्यू की करो, एनसीईआरटी फिंगर टिप सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी को ही चाटना है, एनसीईआरटी को ही रीड करना है, हर रोज़ आपको रीड करना है। इनऑर्गेनिक तो मैं बोलूँगा हर रोज़ आप एक टारगेट रखो कि एक चैप्टर तो आपको डी ब्लॉक तो हर रोज़ पढ़ना ही पढ़ना है। हर रोज़ मतलब हर रोज़ आप डिवाइड करके पढ़ो, एक दिन के लिए 2 पेजेस, एक दिन आगे अगले दिन के लिए 2 पेजेस, ऐसे करके आप हर एक दिन डी ब्लॉक को पढ़ो। बाकी जो चैप्टर है जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग, उसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की बात नहीं होती। एक बार आपने वो किया तो आपका वो हो जाएगा, और वो बहुत ज़्यादा बेसिक्स चैप्टर है। हाइब्रिडाइजेशन किसी को नहीं आएगा क्या? अभी तो आप 12th में हो, हाइब्रिडाइजेशन नहीं आएगा तो आपको क्या पढ़ा केमिस्ट्री का? तो वो बेसिक चैप्टर्स है, इसलिए वो सबको आते हैं। सो दैट वाज ऑल। अगर मैं बात करूँ पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी और मॉक टेस्ट की, तो हर रोज़ आपको मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप जनवरी से लेकर मार्च तक आप हर एक संडे को एक पार्ट कंप्लीशन टेस्ट दे सकते हो फिजिक्स और बायो के साथ। टाइम लगा के देखो, स्कोर कितना आ रहा है वो देखो। हर एक चैप्टर आप वीकली बेसिस पे कवर करो, और अप्रैल तक अपना सिलेबस कवर करो। अप्रैल में आप फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हो। फुल सिलेबस टेस्ट का नंबर आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना देना चाहते हो।
ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त ने 100 टेस्ट दिए तो मेरे को 200 देना है, ऐसा नहीं है। आप अपने ऊपर डिपेंड करो, आपको कितना चाहिए, आप कितना, आपके पास कितना टाइम बच रहा है हर एक टेस्ट को रिवाइज करने के बाद। टेस्ट सिर्फ देना ही नहीं है, उसको टेस्ट को देने के बाद आपको देखना है कि आप कहाँ पे मिस्टेक किए हो, कितना मिस्टेक हो रहा है, कि कैसा मिस्टेक हो रहा है, सिली हो रहा है या फिर कंसेप्चुअल हो रहा है, उसको फिक्स करो। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करो टेस्ट देने के बाद, घर आने के बाद, और देखो कि आगे इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हो और क्या स्टेप्स और एक्शंस आप उस पे ऊपर ले सकते हो। मिस्टेक कॉपी भी मेंटेन करो, जो मैंने पिछले वीडियो में फिजिक्स के लिए बोला था, यहाँ पे भी वही इम्प्लीमेंटेड है। तो ऐसे करके अगर आप जाओगे तो कोई भी आपको सिलेक्शन से रोक नहीं सकता, आपका सिलेक्शन पक्का है। एनसीईआरटी से आए, एनसीईआरटी से ही आएगा पेपर, आपको उस पर विश्वास रखना है। पेपर कहाँ से भी आए, आपको अच्छा करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और पेपर लीक हो, कुछ भी हो, आपको उस बातों पे ध्यान नहीं देना है, आपको फुल फोकस आपके प्रिपरेशन पे लगाना है। बोर्ड एग्ज़ाम आ रही है तो बोर्ड एग्ज़ाम का भी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि आपको 5 दिन का टाइम देना है हर एक सब्जेक्ट के लिए, उससे आप बोर्ड्स का सब कुछ क्लियर करके जा सकते हो। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम द वीडियो। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी पॉइंट अगर मैंने मिस किया हो तो मेरे इस चैनल वीडियो के कमेंट में मेंशन कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। दैट वॉज ऑल फ्रॉम द वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स। दैट वॉज ऑल, थैंक यू।